एक सनसनीखेज आरोप ही लगा रहे हैं। तो नयानो भाई आए कहाँ से? मीन्स नयानो भाई की कहानी जो है जबरन थोपी गई सम्राट अशोक को बदनाम करने ओके। की। तीसरी बात आती है कि सम्राट अशोक ने कलिंग वार किया, निश्चित किया, वो तो धौली के शिलालेखों में लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं कही उन्होंने। विषय यह है कि कलिंग का वार करना क्यों पड़ा। फिर चौथी बात आती है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवा दिए। सम्राट अशोक इन 4-5 दिशाओं के अंदर में फिनिश। अशोक का नाम बदला नहीं, लेकिन अशोक को इन देशों के अंदर में विशेष करके पूर्व एशिया में भिन्न भिन्न नामों से पत्थर बोल उठे। पत्थरों को जब अपने तीक्ष्ण नज़रों से मानवता ने जब भी उकेरा है तो सिविलाइजेशन उभर के सामने आई है। आज इसी कड़ी में हम देखते हैं मौर्य डायनेस्टी। जिसके अट्रैक्शन में पूरा का पूरा ये दुनिया इतिहासकार, स्कॉलर, थिंकर, ओरिएटर भारत की ओर मुड़ गए। उनके पद चिन्हों को खोजने के लिए ये पूरा संसार एकजुटता के साथ एक धागे में बंध गया। इसी कड़ी में आज हमारे साथ भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार सत्यजीत चंद्रिकापुरे सर है, जो विभिन्न पुस्तकें भी लिखते हैं और देश और दुनिया में मौर्य डायनेस्टी के जो एविडेंस है, जो सत्यप्रत है, उसे खोजने की भी कोशिश करते हैं। सर, आपका स्वागत है। जब भी हम देखते हैं कि अशोक की बात आती है या अशोका की बात आती है या देवानुप्रिय की बात आती है, ये विभिन्न नाम, विभिन्न मीथ और इतिहासकारों के विभिन्न अलग अलग एविडेंस हम देखते हैं। रोमिला थापर से लेकर तो अलग अलग वेस्टर्न फिलासॉफर भी हम देखते हैं कि इसमें कूद पड़ते हैं और इनकी किताबें पूरे विश्व में रिसर्च का भी काम करती है और दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ भी सम्राट अशोक के ऊपर नतमस्तक हो जाती है। ऐसी क्या खासियत है? पहला कमेंट क्या रहेगा आपका? एक्चुअली अशोक के मानवतावादी जो कार्य है, जिससे आम जनता अभी भी जो है वो अनजान है। अशोक को जो समझ गया कि एक्चुअली मानव कल्याण क्या है, तो निश्चित रूप से वो अशोक के ऊपर में आकर्षित होना ये स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अशोक का सामाजिक क्षेत्र के अंदर में, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर में, आर्थिक क्षेत्र के अंदर में, शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर में, महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र के अंदर में, इंटरनेशनल डिफेंस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने जो कार्य किया, इसलिए वो सम्राट अशोक एक मानवतावादी, क्या बोलते कि किंग बोलो या सम्राट बोलो, इस दृष्टिकोण से वो प्रख्यात हुई है। इसलिए पूरी दुनिया उनके ओर आकर्षित हो गई है और रिसर्च का काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। आज भी जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी नए नए एविडेंस आ रहे हैं, जिससे जो इतिहास का जो बिखरा हुआ पार्ट है उसको जोड़ने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। हम देखते हैं कि अलग अलग काल में अलग अलग डायनेस्टी हुई, अलग अलग राजवंश हुए, उनकी अपनी अपनी एक खासियत रही। पर जब इतिहास में जाते हैं तो इतिहास का एक फार्मूला होता है कि इतिहास में आप वर्तमान में उसके ऊपर क्या इंगित करते हैं, क्या लिख पाते हैं। जो आज आप देखते हैं कि 72 देश लगभग, चाहे गाजा पट्टी हो, ईरान हम देख ही रहे हैं, इराक का आपने इसके पहले भी ज्वलंत उदाहरण देखा है, दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं। क्या अशोक की जो हम देखते कलिंगा वॉर, यहाँ तक हम जो सीमित एक इतिहास देखते हैं, इससे कुछ प्रेरणा लेकर वर्तमान में कुछ काम किया जा सकता है उस युद्ध नीति के आधार पर? कलिंग युद्ध को लेके सम्राट अशोक को एक प्रकार से बदनाम किया गया है। अच्छा। कि भाई वहाँ पे मानव हानि काफ़ी हुआ, नरसंहार हुआ, ये सारी चीज़ें हमको विशेष करके भारतीय इतिहासकारों के किताबों में ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। और अशोक को 4-5 दिशाओं में लाके उनको बंदिश बनाया गया है इतिहास के अंदर में। पहली बात ये सब लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक ने अपना बेटा बेटी को श्रीलंका भेजा, ये बिल्कुल क्या बहुत प्रसिद्ध कहानी है। दूसरी बात आती है कि सम्राट अशोक ने 99 भाइयों को पिटवा दिया। हालांकि इतिहास में ऐसे कोई भी सूची, ये पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई भी सूची जो है वर्तमान में हमको मिली नहीं। क्योंकि अगर श्रीलंका के भी रेफरेंसेस लेते, महावंश लेते, दीपवंश लेते, अशोकादान लेते, तो 3 ही भाइयों का उल्लेख आते हैं। पाटलिपुत्र में जो हमको शिलालेख मिलता है उसमें भी 3 ही भाई मिलते हैं। तो 99 भाई आए कहाँ से?
मीन्स 99 भाई की कहानी जो है जबरन थोपी गई सम्राट अशोक को बदनाम करने की। ओके। तीसरी बात आती है कि सम्राट अशोक ने कलिंग वार किया, निश्चित किया, वो तो धौली के शिलालेखों में लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं कही उन्होंने। विषय यह है कि कलिंग का वार करना क्यों पड़ा। फिर चौथी बात आती है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवा दिए। सम्राट अशोक इन 4-5 दिशाओं के अंदर में फिनिश। यानी भारतीय इतिहासकारों की जो बात कर रहे हैं ये आप। आती है। सर एक आप एक सनसनीखेज आरोपी लगा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे कि ये बदनामी का कोई षड्यंत्र आप देखते हैं, किस वजह से ये किया गया? विशेष करके कि बाबा साहब का भी यानी संकुचित अशोक रखा। संकुचित है ना, उनको संकीर्ण दायरे के अंदर में उसको बांध के रखा गया। अच्छा। अगर बाबा साहब की भी हम बात करते, क्रांति प्रति क्रांति इस किताब की भी बात करते, तो बाबा साहब भी कहते क्रांति प्रति क्रांति के पृष्ठ क्रमांक 149 में कि मैं मौर्य बौद्ध काल के ऊपर में लिखने जा रहा हूँ, अशोक के ऊपर में लिखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे रेफरेंस नहीं मिल रहे, संदर्भ नहीं मिल रहे। ओके। और उसके बाद में बाबा साहब जो है ब्राह्मणवाद के ऊपर में प्रहार करना शुरू कर देते। तो इतना बड़ा जो काम जो जग जाहिर है, वो सभी किताबों में है। ब्राह्मणवाद के बारे में तो बहुत सारा लिखा हुआ है, वेस्टर्न फिलोसोफर भी लिखते हैं, वो सारे लिखते हैं। विषय कैसे है कि बाबा साहब ने जो हमको एक बहुत बड़ा डायरेक्शन दिया है कि मैं मौर्य काल बौद्ध काल के ऊपर में लिखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे संदर्भ नहीं मिले। दैट मीन्स हमको डायरेक्शन दे रहे कि भी इसके ऊपर में काम करूँ। ओके। बराबर। तो ये पार्ट मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया है, और जो बाबा साहब ने लिखा हुआ है किताबों के अंदर में वही हमारे ऊपर हम ही को परोसा जाता है। तो अच्छी बात है, आज वर्तमान में भी उसकी जनजागरण होने की बहुत अच्छी बात है। विशेष करके अशोक के पीरियड में कि जो भूभाग था अशोक के पीरियड में, जो उसकी डायनेस्टी थी, उनका जो साम्राज्य था, हाँ जी। वो साम्राज्य की अगर बात करो ना, तो आज का वर्तमान जो ईरान है, जिसका अभी जो इजराइल अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, तो उसका जो दक्षिण और पश्चिम जो पार्ट है, वहाँ तक सम्राट अशोक का साम्राज्य रहा। मैं किस आधार पे कहूँगा कि वहाँ तक उसका साम्राज्य, क्योंकि कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि मैं विदाउट आर्कोलॉजिकल एविडेंस हाँ जी, मैं कोई चीज़ लिखता नहीं। हाँ जी। अगर कुछ तो भी अगर आर्कोलॉजिकल एविडेंस है तो वो इतिहास का पक्का सबूत हो जाता है कि नहीं ये वास्तविक इतिहास है, नहीं तो फिर वो फेक कहानी चलते रहती है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। तो दक्षिण और पश्चिम जो एरिया है, इट वाज द पार्ट ऑफ द अशोका डायनेस्टी, इस दुनिया का क्या रेफरेंसेस मिलते हैं, कौन से किताबों का हवाला देते हैं आप जब जोड़ रहे हैं मौर्य डायनेस्टी को उस वक्त से, तो क्या आप सबूत देंगे? इसके मेन सबूत है आर्कोलॉजिकल एविडेंस। आज भी ईरान में है, उस क्षेत्र के अंदर अभी 2026 में भी है, 2026 में 2026 में भी आज भी वहाँ पे हमको दिखाई देते हैं वो गुफाएं। ओके। हाँ, तो एक बड़ा तो उस समय में ईरान ये नाम नहीं था उसका, पार्थिया बोला जाता था, बैक्टीरिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन वहाँ तक उनकी पहुँच थी। और अशोक का जो मित्र परिवार रहा विदेशों में, तो उसमें लीबिया तक चले जाते हम लोग। लीबिया हो गया, तुम्हारा क्या बोलते कि मिस्र हो गया है, सीरिया हो गया है। अभी तो सीरिया तो पूरा खत्म कर ये पूरी दुनिया जिन देशों की आप बात कर रहे हैं, ये जल रहा है सर, ये जो युद्ध चल रहा है विशेष करके, तो इनको वापस अपने इतिहास में जाने की जरूरत है। इनको जाने की जरूरत नहीं है। विषय ये है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो युद्ध का माहौल है, युद्ध मीन्स विनाश। निश्चित रूप से दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो है वो विकसित हो चुके हैं, विकसनशील है, नो डाउट है। मानव कल्याण के लिए उन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने खोज की निकाली, लेकिन उसके साथ में विनाश करने के लिए भी अपनी एक टेक्नोलॉजी उन्होंने क्या बोलते हैं विकसित किया है। युद्ध क्या देता है? युद्ध मात्र तुमको विनाश ही देगा और मानव कल्याण हो नहीं सकता है। सम्राट अशोक का जो कलिंग वार है वो दुनिया के विकसनशील देशों के लिए, डेवलप कंट्री के लिए एक सबक और सीख का आईना। आप कुछ लीबिया का कुछ बोल रहे थे सर। हाँ जी। तो क्या लगता है, जैसा लीबिया हो गया, फिर ईरान है, फारस की खाड़ी हम देखते हैं, केनान का भी एक देखते हैं कि प्राचीन काल में इनके नाम अलग अलग थे। जी जी जी। तो भाषा भी अलग थी।
भाषा अलग थी। तो अशोका के जो नाम है ये भी अलग अलग ये भाषा में मिलते हैं। अलग अलग भाषाओं में ही मिलेंगे। जैसे? और ये सारी चीजें जो है अशोक के शिलालेखों में ऑर्किड अंकित है। जैसे कि कुछ वर्णित नामों है। का हम दर्शकों से आप साझा कर पाए कुछ नाम। जैसे ग्रीक है, हाँ जी। बराबर है, आज उसको स्पेन बोला जाता है। तुम्हारा क्या बोलते हैं कि ये रोम जो है इसको ग्रीक बोला जाता है, यूनान बोला जाता था। ओके। मिस्र का नाम बदला नहीं। अशोका का भी नाम बदलते गया। अशोक का नाम बदला नहीं, लेकिन अशोक को इन देशों के अंदर में विशेष करके पूर्व एशिया में भिन्न भिन्न नामों से जाना जैसे जाता है। जैसे कि चीन के अंदर में अशोक को आयुवांग बोलते हैं। ओके। आयु मीन अशोक, वांग मीन्स राजा, अशोक राजा। अगर आप साउथ कोरिया में चले जाते हैं तो वहाँ पे उनका नाम मिलेगा आपको किंग मुआ, मीन्स राजा मौर्य। फिर बाद में अगर जापान चले जाते हैं तो अशोक का नाम मिल जाएगा शोन्तोकुक अशोक। तो शोन्तोकुक कौन था? शोन्तोकुक ये जापान का संविधान निर्माता था। ओके, जो मॉडर्न एज में है। मॉडर्न एज में है। अगर आप ग्रीक में चले जाते हैं, रोम में चले जाते हैं या मिडल ईस्ट में चले जाते हैं, खाड़ी के देशों में जाते हैं तो पियदस्तु मिलता है वहाँ पे नाम उसका। इवन दो जो उदगीर है, आज जो मध्य एशिया में जो उदगीर शहर है वहाँ पे अशोक के नाम से एक मस्जिद है। ओके, यानी रोचकता है, काफी रोचकता है रिसर्च में। तो रिसर्च में है, ये बातें कभी आई नहीं सामने में, जनता के सामने में। और कोई इतने डीप में जाके कि भाई मैं स्टडी करूंगा अशोक के ऊपर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस शिलालेख को ही क्या बोलते कि कंसंट्रेशन करेगा, अध्ययन करेगा। लेकिन अगर हम मिडल अरब के इतिहास को पढ़ते हैं, मध्य एशिया के इतिहास को पढ़ते हैं, वहाँ के किताबों को अगर हम छानते हैं, साहित्य को छानते हैं, तो हमको बहुत सारी ही जो रेफरेंसेस है, हमको बहुत सारी चीजें मिलती है वहाँ। एक हम देखते हैं कि सर इंडियन करेंसी में तो अशोक आ जाते हैं जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको भी निहित दिखता है, अशोका का मैसेज भी दिखता है। लेकिन जो भारत सरकार, हम देखते हैं कि जो रिसर्च होना चाहिए, जैसा हम एथेंस में जाते हैं या मिस्र में जाते हैं तो वो लोग पिरामिड का खोज कर रहे हैं। यूएसए अपने वापस से इतिहास की तरफ, जो भी 300-400 साल पुराना उनका इतिहास है, उनको सहेज रहा है। पूरा यूरोप अपना इतिहास की तरफ लौट रहा है और वर्तमान के परिस्थिति को इतिहास से सबक लेके उसको काम करने की कोशिश कर रहा है। क्या भारत को भी अपने मौर्य डायनेस्टी से सबक लेके वर्तमान को विदेशी नीति में कन्वर्ट करने का वक्त आ गया? पहली बात कि भारत के अंदर की जो राजनीतिक सिचुएशन है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेरी अपनी लिमिटेशंस है। तो भारत में जो रिसर्च वर्क हो रहा है वर्तमान में, वो मोनिपुलेट हो रहा है, हेरा फेरी हो रही है। अच्छा। और विशेष करके कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिसके आर्कोलॉजिकल एविडेंस है उसको इग्नोर किया गया है, जो सत्यता है। क्योंकि भारत के धरती पे ही नहीं, विश्व की किसी भी धरती के अंदर में या मिडल ईस्ट में भी आप खोदोगे या फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान की ओर भी खोदोगे तो यहाँ पे बुद्ध ही निकलता है। तो जिसके आर्कोलॉजिकल एविडेंस होते हैं उसको इतिहास बोला जाता है। तो बुद्धा के साथ क्या मौर्य डायनेस्टी के भी सिंबल निकलते हैं? बहुत सारी चीजें, जैसे कि अशोक के शिलालेख, हाँ जी, जो 2300 साल पुराने, 2400 साल क्या बोलते कि पुरातन है, वो निकलना और वहाँ पे बुद्ध के संदेश जनता को देना, ये बहुत बड़ा एविडेंस है। यानी मौर्य डायनेस्टी के एविडेंस और बुद्धिज्म के जो एविडेंस है साथ में मिलते हैं। क्योंकि अशोक के शिलालेखों के अंदर में जो है अभिलेखों पे बुद्ध का नाम आता ही है, भिक्षु संघ का नाम आ ही रहा है। यानी अलग नहीं कर सकते मौर्य डायनेस्टी और बुद्धिज्म। किस आधार पर एक धारा है भारत के अंदर रिसर्च लोगों की, वो कहते हैं कि मौर्य काल का जो डायनेस्टी का टाइमिंग है और बुद्धिज्म का डायनेस्टी का जो टाइमिंग है, इसमें काफी भिन्नता है। बिल्कुल 300, 200, 250 साल की है। लेकिन बात यह है कि जो डिकोड किया गया है डेट, वो एक काल्पनिक है। बाबा साहब स्वयं कहते हैं बुद्धा इस धम्मा के अंदर में कि ये काल्पनिक का क्या बोलते कि क्या फिर से इंक्रोचमेंट की बात आ जाती है। बराबर है। इसमें बात ये है कि भाई वो डेट की तरफ न जाते हुए हमको जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमको मिल रहे हैं, हाँ जी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सबूत भी है। अभी देखिए, आप जो अशोक की बात कर रहे हैं और मैं जो अशोक के लेके जो आपके साथ में डायलॉग कर रहा हूँ, और जो कुछ दुनिया के अंदर में विभिन्न जो इतिहासकार हुए हैं, नामी गामी प्रख्यात वगैरह, ये उस अशोक के पीरियड में नहीं थे। हाँ जी, पहले ये समझ के हमको चलना पड़ेगा
अशोक, जिन्होंने अशोक के ऊपर में लिखा होगा, बुद्ध के ऊपर में लिखा होगा या अन्य किसी के धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में जो कुछ रिसर्च किया होगा और जो साहित्य वर्तमान में दुनिया के सामने में हमको अवेलेबल करके दिया होगा, वे लोग उस काल में नहीं थे। यह अपना अपना अनुमान है। मैं एक अनुमान लगाता हूं कि ये ऐसा है और दूसरा लगाता कि ये ऐसा है, लेकिन आप आर्कोलॉजिकल एविडेंस को बदल नहीं सकते। वो उसका एक सूत्र है, वो उसको आप बदल नहीं सकते। भले ही आपका लिखने का और अनुसंधान करने का, अनुमान लगाने का तरीका भिन्न हो हाँ जी, सकता है, हाँ जी। लेकिन उस आर्कोलॉजिकल एविडेंस को आप बदल नहीं सकते। इसलिए जिस समूह का या जिसका आर्कोलॉजिकल एविडेंस होता है वो इतिहास होता है। सर आप एक रिसर्चर भी है, आप डिकोड भी करते चलते हैं चीज़ों को, समझते भी है और सत्यता की ओर झुकते भी है कि क्या सत्य है, ऑर्डर इवन करके उसका एक स्टैटिस्टिकल एंगल रख के आप सत्यता की ओर जाते हैं। हम देखते हैं कि एक तथाकथित वर्ग भी है भारत के अंदर जो कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में जो हमारा आइन है उसमें विदेशों से चीज़ें ली गई, पर लेकिन जब हम जाते हैं कि सातवाहन हमको मिलते हैं, मौर्य हमको मिलते हैं, अलग अलग नागवंशी एक परंपरा हमको मिलती है, पर भारत के संविधान को क्या लगता है ये आरोप जो करते हैं वो वर्ग, इसमें क्या बोलेंगे आप? ये जो एक वर्ग है भारत के अंदर में, उनका एक अपना मत है कि भारतीय संविधान अन्य कुछ नहीं है, वो तो विदेशों से ली हुई एक कॉपी है या उसकी एक नकल है या वहाँ से ही लिया हुआ सारी चीज़ें हैं। इसको खंडन करने के लिए हमारे पर्टिकुलर बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो विद्वान हैं, प्रतिष्ठित विद्वान हैं, पूरे दुनिया के इतिहासकार या भारत के इतिहासकार? भारत के ही बोलो, क्योंकि अभी हम जब भारतीय संविधान की बात करेंगे तो हमारा दायरा भारत होना चाहिए। हाँ जी, बरोबर है। तो बाबा साहब के जो अनुयायियों ने उसका जो खंडन करना चाहिए वो नहीं किया है। आप अगर सम्राट अशोक के शिलालेखों को अगर पढ़ते हैं तो जो भारतीय संविधान के अंदर में जो अपना है फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल क्या बोलते हैं कि द स्टेट प्रिंसिपल्स है, ये सब अशोक के हैं। आपको उदाहरण से मैं समझाता हूँ कि बाबा साहब ने कहा है वी आर दी इंडियंस, हम भारतीय हैं, बरोबर है। अशोक बोलते हैं मेरे बच्चों, ज्यादा अंतर नहीं, मेरे बच्चों और वी आर दी इंडियंस इज सेम। इसी प्रकार कि सम्राट अशोक के पीरियड के अंदर में जो भिन्न भिन्न संप्रदाय थे, प्रमुख संप्रदाय तो 4 ही थे, जैसे कि श्रमण मीन्स आज जिनको बौद्ध बोला जाता है, वो बौद्ध थे, जैन थे, जो आज के जैन है, आज के जैन है, न्यूग्रोथ बोलते थे उस समय में, आजीवक है, क्या न्यूग्रोथ, ओके, और उसके बाद में आजीवक है और ब्राह्मण थे, ओके। तो आज के आजीविक यानी कौन? आज के आजीवक है ना, ये जो कम्युनिटी है आपको बिहार और यूपी में ज्यादा मिलती है, ओके, यहाँ पे नहीं मिलते। जैन तो सभी जानते हैं, और जो ओबीसीज है वो श्रमण। ये देखिए उस समय में पहली बात की अशोक के पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बात कर लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे रुक जाते हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर चलाने वाले उसको अगर नालायक हो तो संविधान भी गलती साबित होगा। अगर संविधान कितना भी गलत हो, अगर चलाने वाले सही होगा तो संविधान भी सही होगा। अशोक क्या बोलते हैं? तो यही बात सर, अगर से इतिहास कितना भी अच्छा हो, अगर से इतिहासकार गलत करते हैं, बात अशोक भी बोल चुके हैं। हाँ जी, अपनी शिलालेखों में बोल चुके हैं कि क्या बोलते हैं कि सम्यक रूप से पालन करना, प्रतिपादित करना बड़ा अच्छा होता है, और सम्यक रूप से जो पालन नहीं करता है वहां पे विनाश होता है। बात एक ही है। ओके, बात एक ही है। उस समय के जितने भी संप्रदाय थे, जो भी धार्मिक संप्रदाय थे, उनका अपना एक विचार प्रवाह था। उनको उनके विचार प्रवाह को जनमानस तक पहुंचाने का सबको अधिकार था। भारतीय संविधान में ये सारी चीजें हैं फंडामेंटल की, और क्या बोलते कि तुम्हारा जो ह्यूमन राइट्स थे, मानवाधिकार का जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, उसकी बात करते हो आप, तो 1947 के अंदर में फ्रांस में जो पहले मानवाधिकार, विश्व मानवाधिकार के लिए कोई कानून बने, कोई संविधान बने, इसकी जब चर्चा हुई तो उन कमेटी की तो पहली जो क्या बोलते कि नजर तो सम्राट अशोक के शिलालेखों पर ही गया है, उन्होंने वहां से लिया है, ये सारी चीजें उसके अंदर में है। इवन दो कि महासचिव मोहम्मद नमीना ऐसे कुछ तो भी थी यूनाइटेड नेशन की,
तो जब श्रीलंका और तुम्हारा स्पेन में वगैरह जो है चर्चों के ऊपर में हमले हुए थे, तब उन्होंने उदाहरण जो है सम्राट अशोक के ही दिए हैं। ओके। इसे तो हमारा भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि ये विदेशों से प्रेरित है, तो उनको मेरा इतना ही कहना है कि कम से कम एक बार सम्राट अशोक के पूरे शिलालेखों पढ़ो और उसके बाद में ये आरोप करो कि ये प्रेरित है या नहीं प्रेरित है, उसका फिर बाद में आप डिसीजन लो। लेकिन पहले आप तो देखो कि भारतीय संविधान के ऊपर में किनका प्रभाव सबसे ज्यादा है। हाँ जी। तो सम्राट अशोक के शिलालेखों की अगर बात करोगे ना, तो सम्राट अशोक के पीरियड में क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार एक कैदी होता है, गुनहगार होता है, जिसको फांसी की सजा होती है, तो फिर वो दया आशना जो है राष्ट्रपति की तरफ करता है। ये तो सिस्टम अशोक के पीरियड में भी था। ओके, बराबर है। पेरोल के ऊपर में जो कैदियों को छोड़ा जाता है, छुट्टियों के ऊपर में कि भाई 10 दिन के छुट्टी के ऊपर में आप घर में चले जा सकते हो, ये सिस्टम ऑलरेडी तो वो अशोक के पीरियड में भी था। यानी किसी भी लोकतांत्रिक जो मूल्य है, हाँ, यानी ये सब अशोका के सिस्टम में नहीं थे। फंडामेंटल की जैसा बजट बात जो करोगे, हाँ जी, भारतीय संविधान के फंडामेंटल की बात करोगे तो ये सारे फंडामेंटल अशोक के शिलालेखों में दिखाई देते। शब्द अलग हो सकते हैं उसके, लेकिन सार जो है आज भी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वही है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में है। हाँ जी। सार वही निकलेगा। ओके। उस समय में जो क्या बोलते कि कोर्ट हुआ करते थे, इंटरनेशनल कोर्ट तो पटना में हुआ करता, आज जिनेवा में है। तो ये तथाकथित जो लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान विदेशों से प्रेरित है, इन सारे चीज़ों को मैं तो पूरे सिरे से खारिज करता हूँ। मैं इतना ही उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा कहने से पहले मैं चाहूँगा कि पहले वो सम्राट अशोक के शिलालेखों को वो पढ़े, उसका अध्ययन करे और उसके बाद में अपने मत को व्यक्त करे। और विशेष करके मैं जितने भी बाबा साहब के अनुयायी जो है, हाँ जी, जो क्या बोलते कि नामी गामी प्रसिद्ध वक्ता है, उनको भी मैं निवेदन करूँगा कि इसको पुरजोर से खंडन करना चाहिए। और खंडन तभी कर पाओगे जब तक आप अपने विरासत को नहीं पहचानते। खंडन करने के लिए आपको प्राचीन काल में जाना पड़ेगा। और वो जो शिलालेख है, वो शिलालेख वो मात्र शिलालेख नहीं था, वो सम्राट अशोक का संविधान था। ओके। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था। हम देखते हैं सर, दूसरे एंगल में हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में, चाहे पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो या फिर अलग अलग देश है, यहाँ रिसर्च हो रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहे हैं। तो और एक ये एंगल देखते हैं, यानी दुनिया दो धुरों पे बढ़ गई है। एक रिसर्च हो रहा है, पेपर सबमिट होते जा रहे हैं, स्कॉलर कुछ अपने टिप्पणियां करते जा रहे हैं, और दूसरे धुरे पे हम देखते हैं कि युद्ध भी हो रहे हैं। तो इन पूरे, अगर से आप इसको समारोपीय एक चीज में जोड़ना चाहे, तो क्या अशोक के क्या मैसेज देते हैं युद्ध जो हो रहा है पूरी दुनिया में, जो सिविलाइजेशन के लिए खतरा है आज के वर्तमान की, इसके लिए अशोक की सोच में कैसे रखते हैं आप सोच? देखिए, सम्राट अशोक के 39-40 ईयर्स के कार्यकाल में एक ही युद्ध हुआ है, वो इंटरनल है अपना कलिंग का। इंटरनेशनल युद्ध कभी नहीं हुए। इंटरनेशनल जो युद्ध है, जैसे कि अमेरिका और इजराइल का क्या बोलते हैं कि ईरान के साथ में जो युद्ध हो रहा है, तो ये इंटरनेशनल है, बराबर है। तो इस प्रकार का युद्ध नहीं हुआ। अशोक के 40 साल के शासन काल में कोई इंटरनेशनल युद्ध हुआ, या मौर्य डायनेस्टी फ्रॉम द चंद्रगुप्त मौर्य से लेके तो अशोक के तक, अशोक के बाद की बात नहीं कर रहा, अशोक के बाद में तो उनके पोता वगैरह आए हैं, तो मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा, मैं अशोक तक ही रुक पाऊँगा। इस पीरियड के अंदर में कोई भी विदेशी आक्रमण भारत के, वर्तमान भारत की तरफ, उस समय तो ये जम्मूद्वीप हुआ करता था, तो भारत के ऊपर में किसी ने कोई आक्रमण किया, इसका कोई एविडेंस ही नहीं मिलता। ओके। जो सिकंदर महोदय आए थे, वो तो सिंध नदी से उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पीछे हकेल के उसको वापस भिजवा दिया, और बेबोलियन जाके वो तो अपना प्रांत त्याग दिया उन्होंने। अशोक के पीरियड में जो कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध ये पूरे दुनिया के लिए सबक और सीख का आईना है। ओके। ये दुनिया के जो विकसित देश है, उन्होंने इन चीज़ को समझ लेना चाहिए कि कलिंग युद्ध की प्रासंगिकता आज भी जो है दुनिया के लिए सबक और सीख का आईना है। कलिंग युद्ध करने के बाद में अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया,
लेकिन अपनी सीमाओं से जो है अपनी क्या बोलते हैं कि सेना नहीं हटाया था, सीमाओं थी। तो कलिंग युद्ध का सार क्या होता है, जैसे माँ जो होती है ना, माँ जब अपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि खाना खिलाती है, तो पहले वो अपना मुंह जो है खोलती है आ करके और खाना खिलाती है। तो जिस प्रकार माँ एक बच्चे को खाना कैसे खाया जाता है, कैसे खिलाया जाता है, एक प्रारूप बन जाती है, उसी प्रकार सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध ये दुनिया के लिए एक प्रारूप है कि वो ये बताना चाहते हैं कि युद्ध से किसी का भी भला होने वाला नहीं है, युद्ध से विनाशी होने वाला है। और उसके बाद में जो मानव कल्याण हाँ जी। के लिए उन्होंने पूरे विश्व के अंदर में जो काम किया है, और उसी काम के वजह से आज दुनिया जो है, और इतिहासकार अशोक को एक चमकता सितारा कहते हैं। पूरे क्या बोलते हैं कि सारे जो जितने भी विश्व के अंदर में पूरी दुनिया सम्राट में। हुए, पूरे दुनिया में जितने भी सम्राट हुए, इन सारे सम्राटों में एक चमकता सितारा बोलते हैं, ड्यू टू ओनली फॉर ह्यूमनिस्टिक वर्क, मीन्स मानवतावादी जो कार्य उन्होंने किया, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बल्कि प्राणियों के लिए भी जो उन्होंने काम किया है, ये इसके वजह से सम्राट अशोक को आज चमकता सितारा कहा जाता है। क्या उस वक्त भारत एक मार्गदर्ता था पूरा विश्व के लिए? निश्चित रूप से और आज हम देखते हैं कि आज भी भारत अगर से इतिहास की ओर लौटे तो मार्गदर्ता बन सकता है। अशोक के पीरियड का जो अशोक का जो साम्राज्य था या उनका जो शासनकाल था, तो अशोक का जो शासनकाल रहा वो विश्वगुरु रहा। विश्वगुरु की बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा कि भारत के अंदर में कौन सा वो राज्य था जो विश्वगुरु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ओके। ये चीज कोई नहीं बताता। विश्वगुरु सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, ये शब्द बड़ा सुंदर है, बड़ा प्रभाव डालता है। अरे भाई ये ठीक है, लेकिन विश्वगुरु था कौन किसका राज्य था? वो अशोक का राज्य था। अशोक ने सिर्फ मात्र अपने ही जम्मू द्वीप के लोगों का कल्याण नहीं किया, तो विश्व के हर व्यक्ति का उन्होंने कल्याण किया। ऐसे कितने तो भी एविडेंस हमको मिलते हैं कि अशोक ने विदेशों में हॉस्पिटल खोले, जैसे अफगानिस्तान हो गया, मिस्र हो गया, यहाँ पे दवाइयाँ भेजे, इंटरनेशनल ट्रेड चला हमारा। सिल्क रूट जो आज जो क्या बोलते कि खैबर खाड़ी है पाकिस्तान की, वहाँ से जो स्टार्ट होता है तो चले जाता है ईरान, इराक और यूरोप को जाके धड़कता है, वो क्या बोलते कि सिल्क रूट। यहाँ पे कितना बड़ा उन्होंने वर्क किया। ये रूट जो है मैसूर से लेके तो खोतान जो अभी चाइना का पार्ट हो गया, अभी चाइना चला गया वो, बराबर है। पहले वो हमारा पार्ट हुआ करता था खोतान, वहाँ तक लंबी सड़क बनवाई थी व्यापारियों के लिए। व्यापारियों को हर रास्ते के ऊपर में धर्मशालाएं बनवाई की, ताकि वो अपना क्या बोलते कि जो भी साहित्य है, मटेरियल है, व्यापार का जो भी मटेरियल है, वो वहाँ पे सुरक्षित रह सके, आराम कर सकते। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है इसके अंदर में। सर, क्या आह्वान करेंगे? हम अपने चर्चा के शिखर पर है, अशोक को समझने के लिए जो स्कॉलर, जो थिंकर और जो ओरेटर आपको सुन रहे हैं, और देश के युवा स्पेशली आपको जो सुन रहे हैं, कौन सी किस पुस्तकें रेफरेंस में लेना चाहिए? कौन सी चीज़ें हैं जो अशोक को समझने के लिए, और जो सत्य प्रत है उसको जांचने और परखने के लिए कौन सा ऐसा फार्मूला है, क्या साझा करेंगे कि रियल मौर्य डायनेस्टी समझ में आए? देखिए, पहली बात तो अशोक को समझने के लिए बहुत, मैंने तो पढ़ लिया 3-4 हज़ार किताबें अशोक को, मुझे वो तो धुन लग गई थी, नशा चढ़ गया था, तो मैंने कर लिया है। 450-500 पेजेस का मेरा बुक भी पब्लिश हो चुका है। सम्राट, क्या नाम है सर उसका? सम्राट अशोक और उनका स्वर्णिम प्रबुद्ध भारत। इसके साथ में सम्राट अशोक और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये भी बुक्स मेरी पब्लिश हुआ है। और तीसरी बुक जो है मेरा सम्राट अशोक और संविधान, और ये भी चालू हुआ। ये सारा जब मैंने पढ़ा, आपको ज़्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, आप मात्र सम्राट अशोक के शिलालेखों का जो संदेश है आप उसको पढ़ो, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि सम्राट अशोक की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, महिला सशक्तिकरण, इंटरनेशनल डिफेंस पॉलिसीज एज वेल एज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, ये सारे उनके शिलालेखों से ही पता चल रहा है। ये है कि आप उसको पढ़ते कैसे हो और आप उसका एनालिसिस कैसे करते हो। इसके लिए बहुत सारी ढेर किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, टेक्स्ट बुक्स के दृष्टिकोण से अगर उनके परिवार का अगर परिचय जनता के सामने में प्रस्तुत करना है, तो निश्चित रूप से अन्य किताबों का सहारा हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि सम्राट अशोक के परिवारों का पूरा उल्लेख
ये शिलालेखों पे अभिलेखों के ऊपर में वर्णित नहीं है, भिन्न भिन्न किताबों में हमको ये मिलता है। लेकिन सम्राट अशोक का जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, महिला सशक्तिकरण, उसके बाद में तुम्हारा इंटरनेशनल डिफेंस पॉलिसी, पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, इसको अगर अपने को एनालिसिस करना है तो मात्र सम्राट अशोक की शिलालेख ही पर्याप्त है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सम्राट अशोक का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो युद्ध की विभिषा पूरे विश्व के ऊपर में छाई हुई है और जिससे आम जनता बड़ी क्या बोलती कि परेशान है पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के अंदर में, तो सम्राट अशोक का कलिंग वार ये सारी दुनिया के लिए एक सबक और सीख का आईना है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को खाना कैसे खाया जाता है, कैसे खाया जाता है, ये सिखाती है, इस प्रकार वो एक प्रारूप के रूप में अपने बच्चे के सामने में प्रस्तुत होती है। सम्राट अशोक का कलिंग वार ये दुनिया के लिए जो है एक प्रारूप है कि युद्ध से हमको कोई लाभ होने वाला नहीं है। मानव कल्याण के लिए, जो मानवीय मूल्यों को उनको विकसित करने के लिए जो कार्य हमको करना है, यही पर्याप्त है और यही सम्राट अशोक का पूरे विश्व के लिए संदेश है। असली जो देशभक्ति है वो है हमारे इतिहास को खोजकर वर्तमान की समस्या का समाधान खोजना। आज जो हम देखते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति खड़ी हो गई है पूरी दुनिया में कि लोग विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो मौर्य डायनेस्टी है उसमें सबूत मिलते हैं कि इस वातावरण को कैसे समाधान की ओर ले जाए। हम एक कोशिश कर रहे थे सत्यजीत चंद्रिकापुरे सर से, जो रिसर्चर है, थिंकर है और हिस्टोरियन है, उनसे वर्तमान समस्या का समाधान किस तरीके से निकल सकता है मौर्य डायनेस्टी के एग्जाम्पल के साथ एक छोटी सी हम कोशिश कर रहे थे और हम सर से राब्ता करेंगे और बातचीत करेंगे। आप जुड़े रहिए आवाज़ से। सर, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया, धन्यवाद। थैंक यू।